आईपीएल 2026 का मैच नंबर 33 जो कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर छोटी बाउंड्रीज तो होती हैं, लाल मिट्टी की बैटिंग पिचेस भी देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि ये मैदान अरेबियन सी के किनारे है और शाम के दौरान वहां से समुद्री हवाएं चलती हैं और उन हवाओं का जो असर पिच के ऊपर जो पड़ता है और शुरुआती 6 ओवर के दौरान पहली इनिंग का जो पावर प्ले होता है वहां पर तेज गेंदबाजों को किस तरीके से हेल्प मिलती है उसको डिटेल में इस वीडियो के आगे हम समझेंगे जरूर। और उसके हिसाब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों टीमों के पास ऐसे कौन से बॉलर्स हैं जो कि उसका फायदा उठाएं और क्या उसका ऐसा भी असर पड़ेगा कि सेकंड इनिंग के अंदर ओस यहां पर आने वाली है या नहीं। आज के इस मैच के दौरान वो भी आगे हम वीडियो के दौरान देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस की तरफ से काफी अच्छे चांसेस हैं कि रोहित शर्मा आज के इस मैच में खेल जाएं। वो बैटिंग प्रैक्टिस तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एमएस धोनी भी ट्रेवल कर रहे हैं टीम के साथ, यानी कि सीएसके के साथ, वो भी पहली बार इस टूर्नामेंट के अंदर। तो चांसेस इनके भी काफी अच्छे हैं कि आज के इस मैच में खेल जाएं। लेकिन ये चांसेस ही हैं, केवल कोई कंफर्मेशन है नहीं। कंफर्मेशन अगर किसी बात को लेकर के है तो वो है सीएसके के ही तरफ से, जिनको एक और मेजर सेटबैक लगा है। इनके जो ओपनर थे या नंबर 3 पर जो बैटिंग कर रहे थे आयुष मात्रे, वो टूर्नामेंट से हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। अब उनकी जहां पर आज के इसमें जो कौन प्लेइंग 11 के अंदर खेल पाएगा उसके बारे में भी आगे जानने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसी फैंटेसी टीम अब जाकर के हमारी बन पाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि वानखेड़े के इस मैदान पर 3 मुकाबले जो ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, अगर आप उसमें देखें तो पहला मैच 29 मार्च को केकेआर और एमआई के बीच में जो हुआ था उसमें केकेआर के 220 के स्कोर को चेज करते हुए एमआई ने 224 रन बना करके बड़ी आसानी से उस मैच को 6 विकेट से जीत लिया था। जहां पर पावर प्ले के दौरान पहली इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी दोनों टीमों ने जबरदस्त तरीके की बैटिंग करी थी, जबकि पिच के ऊपर हल्की फुल्की ग्रीनरी भी थी, लेकिन कुछ भी मदद यहां पर तेज गेंदबाजों को मिलती दिखाई नहीं पड़ी थी। वहीं पर जब सेकंड मैच की तरफ हम आए और 12 अप्रैल को हुए इस मैच के दौरान, जो कि शाम को 7:30 बजे से ही हुआ था, उसके अगर आप स्कोर कार्ड को देखें तो आरसीबी की टीम ने, जिन्होंने पहले 6 ओवर में 71 रन बना दिए बिना किसी विकेट के, और उसके बाद अपने स्कोर को 240 तक लेकर गए, और उसके बाद मुंबई की टीम ने जवाब में 62 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान के पहले 6 ओवर के दौरान। हालांकि ये टीम 222 तक ही रन बना पाई और वहां पर ये टीम हार गई उस मैच को, जहां पर दोनों इनिंग्स के दौरान जो पेसर्स को और स्पिनर्स को विकेटें मिली वो तो आप ना सिर्फ यहां पर बल्कि पहले मैच में देख ही पा रहे होंगे, जहां पर ओवरऑल डोमिनेशन आपको जो विकेटों के मामले में है वो तेज गेंदबाजों को ही मिलता दिखाई पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल डोमिनेशन की अगर हम बात करें पूरे मैच के दौरान तो वो तो बैटर्स का ही रहा, क्योंकि अगर आपने पहले दोनों मैच का स्कोर कार्ड देख लिया तो आपको क्लियर कट यहां पर समझ में आ रहा है कि 4 बार जो 4 इनिंग्स खेली गई सभी में 200 प्लस का स्कोर बना। लेकिन जब यहां पर तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला गया मुंबई और पंजाब के बीच में, जहां पर मुंबई की टीम जो वैसे भी बैटिंग फॉर्म में उस टाइम पर उतना अच्छा थी नहीं, पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए उन्होंने 195 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पावर प्ले में इनकी 48 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई थी 6 ओवर के दौरान। और उसके जवाब में पंजाब की टीम भी जब बैटिंग करने उतरी 158 रन बना करके 3 विकेट पर बड़ी आसानी से 7 विकेट से इन्होंने उस मैच को जीत लिया। लेकिन पावर प्ले की इनकी जो शुरुआत थी वहां पर भी 2 विकेटें गिरी थी। इसका साफ सा रीजन वही था जो आपको मैं कुछ देर पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था कि चूंकि अरेबियन सी के किनारे ये मैदान है, वहां से सी ब्रीजेस जो चलती हैं वो नमी लेकर के आती है हवा के अंदर मैदान में, और जो लाल मिट्टी के बीच है जहां पर पेस और बाउंस तो अच्छा होता ही है, तो ये जो हवा में नमी आती है हवा के साथ, समुद्री हवा के साथ, वो गेंद को थोड़ी बहुत स्विंग भी प्रोवाइड करवाती है। तो शुरुआत में नई गेंद से स्पेसिफिकली पहली इनिंग की जो पावर प्ले होती है केवल उसी में बैटिंग करना उतना आसान होता नहीं, लेकिन ये जो हवा चलेगी अगर और मैदान के अंदर अगर आएगी तो शुरुआत में तो गेंद को स्विंग प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन चूंकि वो हवा ज्यादा देर तक तो टिकेगी नहीं, और उसके बाद जब हवा बंद हो जाएगी जो नमी मैदान पर ऑलरेडी आ चुकी होगी, और दिन के दौरान जो टेम्परेचर होगा और रात के दौरान जो ड्रॉप करेगा टेम्परेचर, उसकी वजह से वही जो नमी होगी वो ओस के रूप में मैदान पर आ जाएगी, और सेकंड इनिंग में जो ओस सेकंड इनिंग में मैदान के ऊपर आ जाएगी तो बैटिंग करना और आसान हो जाएगा। और इसी वजह से कोई भी टीम यहाँ पर टॉस जीत करके जनरली हमेशा से ही पहले फील्डिंग करने की कोशिश करती हैं, और यही रीजन है कि अगर आप देखें और उसमें रिजल्ट्स भी निकल करके ऐसे आए हैं कि पिछले 3 मैचेस में 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। हालांकि पिछले 11 मैच का रिजल्ट अगर आप देखें तो काफी बराबरी का मामला आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर स्पिन को 54 तो पेस को 66 विकेटें मिली हैं, जहां से ये भी क्लैरिटी मिलती है कि स्पिनर्स भी यहां पर अब रिसेंट टाइम में काफी हद तक मजबूती के साथ गेम में दिखाई पड़े हैं। लेकिन अगर आप एवरेज विकेटें निकालें तो करीब 5 विकेटें पूरे मैच के दौरान ही स्पिनर्स को यहां पर मिलती है। वहीं पर तेज गेंदबाजों को भी केवल 6 विकेटें पूरे मैच के दौरान यहाँ पर मिल पा रही हैं। तो ओवरऑल तो बैटर्स का ही डोमिनेशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। पेसर्स और स्पिनर्स को जो विकेटें मिल रही हैं उसमें स्पिनर्स दोनों ही इनिंग्स के दौरान लगभग इक्वल मात्रा में विकेटें लेकर के जा रहे हैं, लेकिन पेसर्स को ज़्यादातर विकेटें जो मिलती है वो लगभग 66% विकेटें, जिनको आप कह सकते हैं 70% राउंड ऑफ करके अगर आप देखें तो पहली इनिंग के दौरान ही मिलती है। सेकेंड इनिंग में उनका गेम उतना रह नहीं जाता। तो इस पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर जो सी ब्रीज का इफेक्ट होता है इस मैदान के ऊपर, उसको आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस पूरे वीडियो को
रोक करके कि क्या उसका इफेक्ट रहता है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन फिर भी ये जो आपको मैंने समुद्री हवाओं के बारे में बताया, पिच के बारे में जो बताया जो लाल मिट्टी की होती है, उसके बारे में ये जानना जरूरी होगा कि क्या एक्चुअली वो समुद्री हवाएं चलेंगी या पिच जो आज के इस मैच में मिलेगी वो यूज्ड होगी या फ्रेश होगी, और उस पर लेयरिंग ग्रास की रहेगी या नहीं रहेगी। वो सारे अपडेट्स आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताने वाला हूं, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक आपको मैंने दे दिया है, और यहीं पर आपको मैं अपनी फाइनल टीमें भी दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन जल्दी से जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक की मदद से मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को। फिलहाल आगे आइए बात करते हैं सबसे पहले जो विजिटिंग टीम है उनकी, जो है चेन्नई सुपर किंग्स की। जैसा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आयुष म्हात्रे अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली फिलहाल तो ओपनर वही दोनों रहेंगे। मैथ्यू शॉट जो पिछला मैच खेले जरूर थे, लेकिन कुछ खास इंपैक्ट तो उतना छोड़ नहीं पाए थे। बैटिंग करी भी थी लेकिन काफ़ी स्लो खेल रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली नंबर 3 पर अब ये आते दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद सरफराज खान है, डिवाल ब्रेविस है, शिवम दुबे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, और मोस्ट प्रोबेबली चूंकि अब बाहर जा चुके हैं आयुष म्हात्रे, तो उनकी जगह पर शायद प्रशांत वीर को मौका मिले एज ए बैटिंग ऑलराउंडर, और आपको इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। और इस पूरी टीम को देखने के बाद और अभी जो रिसेंट की परफॉर्मेंसेज रही हैं उसको समझने के बाद एक बात तो क्लियर है कि बैटिंग थोड़ी सी एवरेज रही है। बॉलिंग इनके फॉर्म में आते दिखाई पड़ी है, खास करके जो पर्पल कैप होल्डर हैं अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अंशुल कंबोज, उनके साथ साथ जेमी ओवरटन भी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। नूर अहमद भी फॉर्म में आ चुके हैं, गुरजपनीत ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करी है, और मुकेश चौधरी ने तो पिछले मैच में बैक टू बैक 2 विकेटें निकाली। लेकिन पता नहीं इनकी कप्तानी का कुछ समझ में आता नहीं। अब एक ऐसा बॉलर जो बढ़िया बॉलिंग करके 2 विकेटें लगातार लेकर के बैठा हुआ है, ओवर्स का इंतजार कर रहा है कि उसको मिले और वो हैट्रिक का चांस बनाए, उसको बॉलिंग इन्होंने दी ही नहीं कप्तान ने। और पिछला मैच सीएसके की टीम हार भी गई, तो निश्चित तौर पर आज जब मुकेश चौधरी बॉलिंग पहली गेंद फेंकने जाएंगे तो वो हैट्रिक पर होंगे। फिलहाल तो इनका बेंच अगर आप देखें तो जो भी ऑप्शन इनके पास मौजूद हैं, जिसमें एक नाम उर्विल पटेल का भी अगर टीम चाहेगी तो इनको भी टॉप ऑर्डर पर ट्राई कर सकती है, जो कि आयुष म्हात्रे है नहीं। बाकी बेंच के नाम के देखने के बाद अगर आप बॉलिंग देखें जो पिछले मैच में हुई थी, जहाँ पर 3 ओवर मैथ्यू शॉट ने कर दिए थे, 2 ओवर मुकेश चौधरी, और जैसा मैंने आपको बताया कि छठे ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ली थी आखिरी 2 गेंद पर, उसके बाद इनको ओवर ही नहीं दिया। और उसके बाद अंशुल कंबोज ने बढ़िया 3 ओवर करे, नूर अहमद ने पूरे 4 ओवर करे, 4 ओवर जेमी ओवरटन ने भी किए, और काफ़ी शानदार ओवर किए 4 ओवर वहाँ पर गुरजपनीत सिंह भी करते दिखाई पड़े। और ये जरूर आप देख लीजिए कि किस नंबर ऑफ ओवर में आकर के ये बॉलर्स बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे लास्ट मैच में, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन पावर प्ले में और कौन मेजॉरिटी डेथ ओवर में बॉलिंग करता है। बाकी करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हैं चेन्नई के प्लेयर्स के, तो वो भी आप जरूर देख करके रखिए। वीडियो को यहीं पर रोक करके, चूंकि इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये निश्चित तौर पर हर वीडियो में आपको मैं दिखाता हूं, आप इसको समझते ही होंगे। लेकिन आगे बढ़ते अगर आप रिसेंट फॉर्म की बात करें, और जैसा आपको मैं बता भी चुका हूं शायद कि 6 मुकाबले इस सीजन के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खेली है, 4 मुकाबले हारी है, 2 ही केवल मुकाबले जीत पाई है, और पिछला मैच भी 10 रन से हार करके आ रही है। अपनी कप्तानी की गलतियों की वजह से काफ़ी हद तक मैं कहूँगा एक जीता हुआ मैच ये टीम हार गई थी पिछले वाले मुकाबले में। और पिछले वाले मुकाबले को लेकर के जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, संजू सैमसन जो कि पिछले 2 मैचेस में तो बीच में 2 मैचेस में तो काफ़ी अच्छा कर गया, लेकिन बाकी के 4 मैचेस में बिल्कुल नहीं चले। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ का तो फॉर्म वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। मैथ्यू शॉट ने जरूर 34 रन पिछले मैच में बनाए, लेकिन बहुत ही धीमे थे। लेकिन आज अगर खेलते हैं और नंबर 3 पर बैटिंग का मौका मिलता है, तो जैसी पिच मुंबई की है वो इनके पूरे मतलब की होगी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार ऑप्शन होंगे। बाकी सरफराज खान अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, 25, 23, 50, 32 और 17 की कुछ अच्छी पारियां इस आईपीएल के दौरान खेल चुके हैं। और जैसे मैंने को एक बार फिर से बता दूं, ये अपने होम ग्राउंड पर आज के इस मैच में खेलेंगे मुंबई के। बाकी डिवाल ब्रेविस भी 0 और 41 की 2 पारी खेल चुके हैं। शिवम दुबे भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जबकि जेमी ओवरटन ने लगातार जबरदस्त तरीके के हिट द डेक बॉलिंग जो करी है, उससे इनको विकेटें भी मिली हैं, बल्ले से इन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया है। और अंशुल कंबोज का तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अभी तक के कुल टोटल 6 मुकाबले जो इन्होंने अपनी टीम के लिए खेले हैं, उसमें से 2 बार 3-3 विकेटें हैं, 3 बार 2-2 विकेटें हैं, 1 बार 1 विकेट है, यानी कि अभी तक तो विकेटलेस गए ही नहीं, और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं। बाकी नूर अहमद बीच के 2 मैचेस में 4 विकेटें जरूर लेकर गए, लेकिन उसके अलावा जो 4 और मुकाबले खेले उसमें बिल्कुल विकेटलेस रहे। मुकेश चौधरी ने पिछले मैच बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 2 विकेटें ली, और गुरजपनीत ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, 3 मैच में 2 विकेटें लेकर के। बाकी जो और भी ऑप्शन है, जिसमें से प्रशांत वीर, जिनके चांसेस आज के इस मैच में खेलने के बन पा रहे, आखिरी मुकाबला जब ये खेले थे तो 43 रन इन्होंने बनाए थे। तो रिसेंट फॉर्म के हिसाब से प्लेयर्स का जो अभी तक का कंट्रीब्यूशन है इस टूर्नामेंट के अंदर, उसको देख लेने के बाद जिसको आगे हम अब बढ़ाएंगे और देखेंगे सबसे पहले हेड टू हेड के आंकड़े
आंकड़े कि ये जो चेन्नई के प्लेयर्स है जब मुंबई के खिलाफ खेलते हैं तो उसमें 31 का बैटिंग एवरेज संजू सैमसन का है, तो ऋतुराज गायकवाड़ का बैटिंग एवरेज 41 है। लेकिन मैथ्यू शॉट और सरफराज खान चले नहीं। इवन शिवम दुबे के भी नंबर्स काफ़ी शानदार रहे हैं इस टीम के खिलाफ। और बॉलिंग में नूर अहमद के 5 मैच में 7 विकेटें हैं, 2 मैच में 6 विकेटें यहाँ पर है मुकेश चौधरी के, जो कि पिछले मैच में पहली बार आईपीएल के अंदर इस सीजन में खेले थे। और बाकी जो बेंच पर भी नाम है उसमें MS धोनी का एक इंटरेस्टिंग नाम है, देखना पड़ेगा खेलते हैं नहीं खेलते। लेकिन उसको मैं आगे बढ़ाते हुए वेन्यू के नंबर्स की तरफ आऊँ तो संजू सैमसन के 19 में 662 रन है, 38 का शानदार एवरेज है। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ के भी 11 मैच में 31 का एवरेज है। बाकी बैटर्स यहाँ पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। बॉलिंग में भी उतना इंप्रेशन रहा नहीं, जिस केवल गुरजपनीत और बाकी यहाँ पर मुकेश चौधरी के सभी के आंकड़े आप देखते जाए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मुकेश चौधरी कंट्रीब्यूट करते हैं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत एवरेज परफॉर्मेंस इस मैदान पर सभी की रही है। लेकिन मेरा अपना जो कंक्लूजन यहाँ तक आते आते बन पा रहा है कि उसमें संजू सैमसन और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ ये तो मेरे टीम में पक्के तौर पर होंगे, जिसमें जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज को भी लेकर के कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है नहीं। इवन मुकेश चौधरी ये भी आपके टीम में होने चाहिए। लेकिन ये तीनों के तीनों पेसर्स तभी होंगे जब पहली इनिंग की बॉलिंग होगी, तो वरना पहली इनिंग की बैटिंग होती है तो आप उसमें से इन तीनों बॉलर्स में से किसी को भी एक को ड्रॉप करके आप एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड कर सकते हैं, जो कि मैथ्यू शॉट भी हो सकते हैं और इवन शिवम दुबे भी हो सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी एक को आप पिक कर सकते हैं। और इवन मैं तो कहूँगा यहाँ पर सरफराज भी ऑप्शन आपके पास है, आपके पास यहाँ पर डेवाल ब्रेविस का भी ऑप्शन है, तो जो भी आपको चले। हालांकि मैथ्यू शॉट के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो बॉलिंग भी 2 से 3 ओवर पिछले मैच करते दिखाई पड़े थे, विकेट नहीं मिला था। लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल तो ये 5 बेस्ट ऑप्शन हैं, जिसमें निश्चित तौर पर यहाँ पर अंशुल कंबोज के 2 मैच में 1 ही विकेट है, तो उसे एक कंसर्न तो बनेगा। लेकिन अगर वहीं पर पहली इनिंग की इनकी बॉलिंग ना होकर के बैटिंग हो गई तो वही अंशुल कंबोज को ड्रॉप करके कोई भी एक एक्स्ट्रा बैटर या छठा प्लेयर के तौर पर भी 2 एक्स्ट्रा बैटर आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं इनके साथ। तो इस तरह से इस पूरी चेन्नई की टीम के बारे में प्लेयर्स के आंकड़े देख लेने के बाद अगर आप इनका प्लेयर बैटल भी देखें तो उसमें संजू सैमसन हार्दिक पांड्या की 38 गेंद पर 68 रन बना करके 2 बार, तो शार्दुल ठाकुर पर 1 बार लेकिन 40 रन बना करके आउट हुए। तो लगभग सभी बॉलर्स के खिलाफ आंकड़े अच्छे हैं। गायकवाड़ की बात करें तो स्पिन पर तो ये फंसते ही हैं। पांड्या और ट्रेंट बोल्ट ने भी इनको ठीक ठाक परेशान कर रखा है। बाकी शिवम दुबे भी अगर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ देखें तो 3 बार आउट हो चुके, केवल 23 रन बना करके। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनकी भी एक कमजोरी रही है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं डेवाल ब्रेविस और जेमी ओवरटन, इनके भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन चीज़ आपको बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी तो दिखाई पड़ेगी ही, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन बॉलिंग भी। तो इस तरह से चेन्नई की बैटर्स की वीकनेसेस और उसके पहले उसकी पूरी टीम की एनालिसिस पिच रिपोर्ट के हिसाब से करने के बाद अब हम आगे आएंगे और बात करेंगे यहाँ पर होम टीम यानी कि मुंबई इंडियंस की, जिसमें पिछले वाले मैच में रियान रिकेल्टन को भी बाहर कर दिया और दानिश मालेवार को खिलाया, जो कि विदर्भा प्रीमियर लीग की खोज थे, वहाँ पर अच्छा करके आए थे लेकिन कुछ खास पिछले मैच में नहीं कर पाए। बाकी वहाँ पर क्विंटन डिकॉक ने तो अभी तक जो 2 मुकाबले खेले उसमें 1 सेंचुरी ही लगा चुके हैं। बाकी नमन धीर है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या हैं। और बॉलिंग में अश्विनी कुमार पिछले वाले मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट होकर के आए थे और वो खेले थे सरफेन रदरफोर्ड की जगह पर। बाकी सेंटनर क्रिस भगत जो कि राइट आर्म मीडियम पेसर है पंजाब से। बाकी जसप्रीत बुमराह और AM गजनफर एज ऑफ स्पिनर तो आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे ही। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बेंच है। इस बेंच को देखने के साथ साथ अब जो बॉलिंग हुई थी पिछले मैच में इस टीम की तरफ से, उनके नंबर्स भी आप देख लीजिए कि किसने किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी और उसका जो टोटल नंबर ऑफ ओवर रहा वो भी आप समझ सकते हैं। और जिस जिस ओवर में आकर के बॉलिंग करी उससे आप पावर प्ले डेथ हो रही है उसकी बॉलिंग समझ सकते हैं। उसके बाद करियर के आंकड़े हैं, वीडियो को रोक करके आप यहाँ पर इसको जरूर देख लीजिए। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की तरफ, जहाँ पर अभी तक के 6 मुकाबले जो मुंबई की टीम ने खेले हैं, सिमिलरली इन्होंने भी केवल 2 ही जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं। बाकी क्विंटन डिकॉक ने 1 सेंचुरी 2 मैच में लगा रखी है। बाकी दानिश मालेवार को पिछले मैच में मौका मिला, कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन नमन धीर ने अच्छी बैटिंग करी जब से आए हैं बैटिंग करने। सूर्य कुमार यादव से उतनी रन्स बनते दिखाई नहीं पड़े, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि बहुत बुरे फॉर्म में तो नहीं है। लेकिन उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने कमाल का एक्सीलरेशन पिछले मैच में दिखाया, जबकि उसके पहले बहुत ही बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन लास्ट में जो इन्होंने अपने ये जो 101 रन की पारी इन्होंने खेली पिछले वाले मैच में, इसमें से 82 रन इन्होंने करीब 22 तेज गति पर ही बनाई थी, आखिरी के 82 रन, तो कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़े थे। तो ये भी तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन ही जाते हैं। बाकी रदरफोर्ड और इवन सैंटनर की बात कर लें तो सैंटनर के भी अभी तक के 3 मैचेस में अगर देखें तो 4 विकेटें, बल्ले से भी कंट्रीब्यूशन है। जसप्रीत बुमराह ने पहली बार इस सीजन का पहला विकेट लिया। बाकी क्रिस भगत विकेटलेस गए थे लास्ट मैच में। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं AM गजनफर, जो कि पिछले 4 मुकाबलों में 6 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। और उसके अलावा अश्विनी कुमार, जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लिया। और बाकी भी जो प्लेयर थे, जिसमें से एक बड़ा मेजर अपडेट है कि विल जैक्स ये भी मुंबई इंडियंस की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि आज खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस पर एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जानकारी रखिए कि ये ज्वाइन कर चुके हैं। और अभी तक यहाँ तक आते आते उसमें एक जो कंक्लूजन बन पा रहा है कि यहाँ पर क्विंटन डिकॉक के साथ साथ नमन धीर ये 2 बेस्ट ऑप्शन एज ए बैटर होंगे, जिसमें आप तिलक वर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या तो रहेंगे ही। और उसमें
उसमें आगे जब बढ़ें बॉलिंग की तरफ चलें तो मिचेल सैंटनर और एम गजनफर अभी तक दो सबसे कमाल के बॉलिंग ऑप्शन दिखाई पड़े हैं हमको, जो विकेटें भी निकाल करके दे रहे हैं। लेकिन इसी में जसप्रीत बुमराह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि आगे मैं बता दूंगा। फिलहाल तो जो जसप्रीत बुमराह है, इनको पहली बार एक विकेट मिला पिछले वाले मुकाबले में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही। लेकिन पहले ही ओवर में बॉलिंग करने आ गए थे, साई सुदर्शन को आउट कर दिया था। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें कुछ खास इंपैक्ट होगा तो तिलक वर्मा का ही है। बाकी लोगों के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा एवरेज हैं, वो अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा जरूर। और उसके बाद आकर के वेन्यू के नंबर्स देखें तो चूंकि ये इनका अपना होम ग्राउंड है, तो यहाँ पर तो ये लोग कमाल करते ही रहे हैं, चाहे बैटर्स हो चाहे बॉलर्स हो, सारे नंबर्स आपके सामने हैं, वो आप यहाँ पर जरूर देख लीजिए। और इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको मैं कर चुका हूँ कि उसके बेसिस पर कौन सी टीम आपके आने चाहिए, उसको भी जरूर देखिए। बाकी आगे बढ़ते हुए प्लेयर बटल देखें तो एक तो जो मुंबई की टीम है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी अच्छा नहीं खेलती। बाकी रोहित शर्मा, श्रेयस गोपाल पर भी 18 गेंद पर 23 रन बना करके एक बार, तो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर 3 बार 89 रन बना करके, बाकी लेग स्पिन पर 37 टाइम्स 865 रन बना करके यहाँ पे इन्होंने दिखाया। बाकी क्विंटन डिकॉक की बात करें तो खलील और श्रेयस गोपाल पर एक बार आउट हुए हैं, जो कि दोनों फिलहाल प्लेइंग इलेवन में खेलते दिखाई नहीं पड़ रहे। बाकी सूर्य कुमार यादव, खलील अहमद पर 2 बार नूर अहमद पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। और उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी लगाई, नॉट आउट रहे। उसके पहले नूर अहमद की 6 गेंद पर 5 रन बना करके एक बार, तो खलील अहमद पर 2 बार 13 रन बना करके और एक बार लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर आउट हुए 10 गेंद पर 25 रन बना करके। बाकी वही हार्दिक पांड्या और सरफराज रदरफोर्ड के भी नंबर्स अगर आप देखें तो इंडिविजुअली आपको दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी टॉस के बाद के अपडेट्स होंगे और उसके हिसाब से जो भी मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दे दूंगा, जहां पर आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि टॉस के बाद वेदर कैसा होगा, पिच कैसी होगी, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए, वो ज़्यादा जरूरी है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।